हाँ जी, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की ज्योग्राफी का ये प्रसंग है। आपको पता ही होगा कि पिछली भी क्लास आपने देखी होगी। काफ़ी दिनों बाद आज ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आपको आज मिलने वाली है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीछे हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक कमेंट में आया था कि मोटिवेट कैसे रहे। देखो, मोटिवेट रहने का ये कि है कि मोटिवेट रहना क्यों है। कोई चीज़ करते हैं तो उसकी पर्पज़ क्या है, उस चीज़ का पर्पज़ उसके पीछे करने का। आज मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी इस क्लास रिकॉर्ड करने के पीछे पर्पज़ क्या है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पर्पज़ क्या है। वैसे ही आप भी जो भी काम कर रहे हो उसका पीछे पर्पज़ ढूंढिए। बाकी मोटिवेशन आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि आप मोटिवेट क्यों रहे। तो उससे पहले मैं बताऊं कि जो भी आप काम करो, देखो चाहे पढ़ाई करो चाहे कुछ भी करो, उसमें एक ही होनी चाहिए, प्रबल इच्छा। जिस काम में कर रहे हो उसमें प्रबल इच्छा होनी चाहिए। प्रबल इच्छा है तो आप जिस सेक्टर में जाओगे उसमें झंडे गाड़ दोगे। नहीं तो सुबह उठे आप और शाम को वापस हो गए और कुछ माइंड में चल ही नहीं रहा है, रिएक्ट ही नहीं हो रहा। अगर आप मान लो कि आप स्टूडेंट हो और किसी कोचिंग संस्थान में आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन मतलब ली है, क्लास से ली है, तो आप बैठते ही आपको सबसे पहले दिमाग में एक आया होगा, माइंड में क्या आया होगा, एक विचार आया होगा कि ये पढ़ाने वाले कोचिंग वाले को कितनी क्या सैलरी मिलती है। तो मैं उसी पल में आपको एक बात बताऊँ, ये कि आपके दिमाग में ये विचार आया है कि इस कोचिंग वाले टीचर की सैलरी क्या है एक दो दिन में पढ़ने के बाद में, तो आप यकीन मानिए कि आप बिजनेस करने के लिए बने हुए, ना कि पढ़ाई के लिए। नहीं तो पढ़ाई के लिए आप बने होते हैं तो आपको पहले पढ़ाई का विचार आता, उसके पीछे ये नहीं विचार आता है कि इस टीचर को कितनी सैलरी मिलती है, इस टीचर की ये कोचिंग से कितनी इनकम होती है, ये हम पढ़ेंगे तो कितना क्या कर लेंगे। तो यकीन मानिए कि आप बिजनेस के लिए आपके दिमाग में पढ़ते हो तो भी बार बार आंकड़े घूम रहे हैं पैसों के लेकर के, ये मैं काम करूंगा तो ये हो जाएगा, ये काम करूंगा तो मैं ये हो जाएगा। तो यकीन मानिए कि आप किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप नहीं बने हुए। और ऐसे ही टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिमाग तो बार बार वही सैलरी के आंकड़ों पे काम पे जाता है। तो मोटिवेशन एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जिसमें आपकी प्रबल इच्छा है उसमें तो आपकी नैया पार है। प्रबल इच्छा नहीं है तो प्रबल इच्छा बनाओ। प्रबल इच्छा ही बहुत है जो हमें सोने नहीं देती है कि प्रबल इच्छा क्या है। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर की ओर। हो गई अपनी पूरी गाथा। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको बता दूं। देखो फर्स्ट चैप्टर था अपना, राजस्थान की उत्पत्ति देखी थी। क्या देखी थी? राजस्थान की उत्पत्ति देखी थी। मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर आपको पूरा पूरा याद होगा। छोटा सा चैप्टर है, बड़ी आसानी से याद होता है। इसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। फिर हमने देखे था सेकंड चैप्टर देखा था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ये देखा था, दो ही मेनली हुए थे। उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक वो देखे थे कि संभाग, राजस्थान के संभाग के बारे में देखे थे। इनको भौतिक वो ऐतिहासिक एवं हिस्टोरिकल जो नाम थे, हिस्टोरिकल एवं भौगोलिक पुराने एंशिएंट नाम थे, वो बारे नॉर्मली हमने देखे थे। देखो इनमें राजस्थान की उत्पत्ति में और स्थिति में अक्षांश और देशांतर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने चीज़ देख ली। अभी हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ये चीज़ें हमने कर ली थी, इनके क्वेश्चन भी कर लिए थे। आते हैं अपने मुद्दे पर। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा अपना है, ये देखो, ये है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है। तो आप हेडिंग लगा दीजिए, नए पेज से शुरुआत कीजिए। क्या? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में शुरू करने से पहले मैं आप बताऊं कि जो भी है, देखो पूरा ये मेरा बॉडी है। बॉडी किससे बनी? पूरे एक एक अलग अलग पार्ट से मिलकर एक बॉडी बनी। ये बोर्ड है। बोर्ड किससे? स्क्रीन से, पीछे वायर, छोटे छोटे वायर से, आईसी से, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से कितने चीज़ें मिलकर एक बड़ा ये बोर्ड बनाया है।
तो आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन देखो, स्क्रीन, बैटरी, कितनी चीज़ मिलके एक चीज़ बनी है। वैसी चीज़ भौतिक प्रदेश के बारे में, वैसे ही भौतिक प्रदेश है, बहुत सारे भौतिक प्रदेश, मतलब 4 भौतिक प्रदेश से मिलकर अपना राजस्थान का निर्माण हुआ है। तो अब मैं समझ में आ गया कि भौतिक प्रदेश क्या है, कैसे अपने एक भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान का निर्माण हुआ है। तो देखते हैं, देखो भौतिक प्रदेश, आप भी ऐसी की ऐसी हेडिंग लगाइए, भौतिक प्रदेश, ये अपनी हेडिंग हुई। देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसी हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए, थोड़ा देखिए बोर्ड पे, और आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है। देखो कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया, किसको, भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, याद रखना। एक तो क्या, व्यक्तिगत कारकों के आधार पर, बताऊंगा व्यक्तिगत कारकों के आधार पर। फिर सेकंड है अपना भौगोलिक कारकों के आधार पर। ये 2 टाइप में भौतिक प्रदेश में भी है। अब मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत के कारकों के आधार पर देखेंगे, फिर ये है ना पूरा इंपॉर्टेंट है, यही हम पूरे आगे चर्चा करेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत क्या है, कई वैज्ञानिकों ने अपने पर्सनल, जो राजस्थान का है ना भौतिक प्रदेश, उसके पर्सनल अपने व्यू में बांट के कि मैं इसको, ये प्रदेश, इसका नाम मैं ये दूंगा, ये इतने, मैं राजस्थान को इतने भागों में बांटूंगा। कौन थे, जो वैज्ञानिक थे, कोई प्रोफेसर थे, अपनी अपनी बुक लॉन्च करके अपने अपने आधार पे राजस्थान का भौतिक प्रदेश का विभाजन किया था। तो उसी के बेस पे फिर क्या, वक्त के साथ कुछ चीज़ें बहुत सारे आए, तो कुछ मिला के जो जरूरी चीज़ें लगी, उसके आधार पर कोई स्पेशल व्यक्ति को नाम नहीं देकर एक भौगोलिक आधार दे दिया कि ये भौगोलिक आधार है जो रिलेवेंट लगा था। फिर देखते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं व्यक्तिगत कारकों के आधार पर। देखो व्यक्तिगत आधार पर एक हमने जो राजस्थान की माध्यमिक बोर्ड की बुक है, उसमें एक वैज्ञानिक का दिया हुआ है, वैज्ञानिक प्रोफेसर थे वीसी मिश्रा करके। प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने, बाकी कहीं नहीं दिया है, एक अपने कहीं पता चले तो आ ही जाए, इसलिए ये नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ आपके समझने के लिए चीज़ है, बाकी इतनी अपनी इम्पोर्टेंस नहीं है। देखो प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान को 7 भाग में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में, 7 पार्ट में डिवाइड किया था। ये भी हम देखेंगे, देखो कैसे किया। अब हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत आधार पर वीसी मिश्रा जी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। देखो 7 पार्ट, कितने पार्ट में, 7 भाग में डिवाइड किया था। देखो मैं बनाता हूँ राजस्थान, एक सेकेंड, देखो ये है अपना राजस्थान, नॉर्मली समझ लो। देखो राजस्थान है, राजस्थान में हम देखेंगे कि प्रोफेसर मिश्रा ने कितने 7 आधार पर, आपको समझना है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो, अगर आपके नहीं पढ़ा हुआ फिर भी कर सकते हो। देखो राजस्थान के इस पार्ट से हम देखते हैं कि अरावली निकलती है। कौन सी पार्ट है, ये अरावली। तो एक पार्ट तो बना दिया मिश्रा जी ने, एक पार्ट तो क्या अरावली को बांट दिया कि ये अरावली है। फिर देखो अरावली के एक हो गई, ये 3 अरावली के उस साइड में पश्चिम में और 3 पूर्व में हो गए, 3 इधर 3 उधर, 6, और अरावली के समय 7 हो गए। तो 7 आधार पर वर्गीकरण किया। तो अब इनके एक एक के नाम देखते हैं, कौन कौन से नाम थे। देखो ये है पूरा भाग दिया था,
ये पूरा पूरा इस प्रदेश को नाम दिया था शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल समझना है आपको ध्यान से। और अरावली और शुष्क मरुस्थल के बीच में दिया था अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखो शुष्क और अर्ध शुष्क है ना, वो वर्षा के आधार पर, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आगे भी हम देखेंगे। देखो फिर अपना ऊपर पार्ट देखो, इन्होंने वीसी प्रोफेसर मिश्रा ने राजस्थान की ज्योग्राफी नाम की एक बुक निकाली थी 1967 में। उसमें ये मतलब जो अपने अकॉर्डिंग किए थे ना उन्होंने वर्गीकरण, वो बताया था। तो 1923 में हमें पता ही है कि यहाँ पे गंग नहर आ गई थी, किसमें, राजस्थान के उत्तरी पार्ट में आ गई थी, श्री गंगानगर में आ गई थी। तो इसको नाम दे दिया कि यहाँ पे नहर आई थी, तो उन्होंने कर दिया नहरी प्रदेश। उत्तरी पार्ट को किसमें नहरी प्रदेश नाम दे, किसने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। और फिर अपना इधर का पार्ट आता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है जो अरावली के इस साइड में है। देखो इसका क्या नाम दिया था, अरावली के पूर्व में तो पूर्वी, और कृषि के मैदान है तो कृषि, पूरी कृषि, पूरी कृषि औद्योगिकी प्रदेश। कैसे नाम दिया पता है, यहाँ पे अलवर और जयपुर है, वहाँ पे पूरी उद्योग लगे हुए हैं, और कृषि तो होती है क्योंकि यहाँ पे पूरी मैदान है, पूरी मैदान में सर्वाधिक कृषि होती है, उपजाऊ भी यही क्षेत्र है। अपना कितने क्षेत्र हो गए देखो, 1 2 3, ये अरावली 4 पार्ट में, और ये 5 पार्ट अपने रहे, पीछे 3 पार्ट रहे हैं। देखो ये वाला पार्ट, इस वालों को कुछ नाम दिए इन्होंने, इस पार्ट को नाम दिया था चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। और फिर ये पार्ट आता है कौन सा, ये देखो यहाँ, ये देखो ये वाला पार्ट पूरा थोड़ा राजस्थान का दक्षिण और थोड़ा पूर्व की ओर जाता हुआ है, तो पूर्व की ओर दक्षिण, और पूर्व की ओर है तो पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी। और उद्योग तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पूरा आदिवासी एरिया नीचे का, तो ये आप ऐसे याद कर लोगे, पूर्वी कृषि प्रदेश। ये तो अपने हो गए, ये 7 पार्ट हो गए। किसने भाग किया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग ये पूरे ऐसे डिवाइड किया था। ऐसे कोई नॉर्मली कहीं क्वेश्चन पूछ ले भाई कि अकॉर्डिंग प्रोफेसर मिश्रा के अनुसार कौन से भाग नहीं है, तो हमें नॉर्मल बाकी शुष्क और अर्धशुष्क तो याद ही रहते हैं। फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, देखो कोई कहते हैं कि यार हड़ौती तो दिया ही हुआ, कितना प्राचीन नाम है, तो उन्होंने हड़ौती का नाम नहीं दिया, उन्होंने दिया था चंबल बीहड़ प्रदेश। और हम ऊपर देखेंगे कि ये तो नहरी प्रदेश, तो क्या ही नाम दिया होगा, फिर भी उन्होंने नहरी प्रदेश भी नाम दिया था, और चंबल और बीहड़ प्रदेश, ये 2 इंपॉर्टेंट है, चंबल बीहड़ प्रदेश और नहरी प्रदेश भी नाम दिया था, कि विभाजित किया था, मतलब भौतिक प्रदेश को डिवाइड किया था, राजस्थान को 4-7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया था। फिर हम आगे देखते हैं, ये अपने व्यक्तिगत आधार पर जो वर्गीकरण किया था, एक ही हमें पढ़ना था, बाकी तो बहुत सारों ने दिए थे। ये अपने राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, उसमें दिया हुआ है, तो मैंने सोचा नॉर्मली बता दूं, बाकी इतनी है नहीं। अभी आप ध्यान से क्लास देखोगे तो याद हो जाएगा। वापस चलते हैं अपनी, देखो ये पढ़ ली हमने, व्यक्तिगत कारकों के आधार पर पढ़ ली। अब हम भौगोलिक कारकों के आधार पर हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप भी ऐसे कैसे बना लेना, और यहाँ पे मिश्रा जी के यहाँ पे राजस्थान का मैप बना के नॉर्मली आप समझ लेना।
बाकी ये नहीं भी करो तो इतना है नहीं। और आप ये भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक कारक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या। देखो अब भौगोलिक कारकों के आधार पर, भौगोलिक कारकों के आधार पर मैं बताता हूँ। उच्चावच और जलवायु के आधार पर, भौतिक कारकों के आधार पर अपने राजस्थान के 4 भागों को, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। किसके आधार पर? जलवायु एंड ऊंचावच, ऊंचावच के आधार पर दिया था। कैसे दिया था? देखो राजस्थान में सबसे ऊंची क्या है हमें पता ही है, अरावली है। क्या है? अरावली है। देखो फिर हम नीचे चलते हैं तो अरावली के नीचे अपना कौन सा पार्ट आ जाता है? ये अरावली होगी। ये नीचे से चौड़ा और ऊपर से संकरा है, तो कौन सा पर्वतमाला होगी? कौन सी? अरावली पर्वतमाला। ये ऊंचावच के आधार पर भी। फिर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो क्या क्या आ जाएगा? हाड़ौती पठार आ गया। ये आ गया हाड़ौती, दक्षिणी पूर्वी पठार आ गया। तो सबसे ऊंची क्या? अरावली पर्वतमाला है। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं क्या? हाड़ौती पठार। फिर हम देखते हैं ये अपना आ गया पूर्वी मैदान आ गया, ये आ गया। देखो ऊंचावच के आधार पर ये हमने देखा था, किसके आधार पर? ये तीनों तीर है ऊंचावच के आधार पर। ऊंचावच के आधार पर ये देखो कैसे हुआ। अभी आपको समझ रहे हैं, लिखने के लिए आपके पीछे लिखा हुआ है आराम से आप लिखना। और डायग्राम ये भी ऐसे बनाना, पीछे डायग्राम नहीं बना हुआ है तो आप एक बार क्लास देखो ना तो आपको समझ में आ गई कि कैसे हमें पढ़ना है। इसलिए आप आराम से देखो, वीडियो कहीं नहीं जाने वाला है। आप भी, आपको पेन कॉपी जो भी है नीचे रख देनी है और आराम से आपको बोर्ड के सामने देखना है। देखो अरावली सबसे पर्वतमाला सबसे ऊपर है तो अरावली, फिर उसके बाद हाड़ौती पठार नीचे और फिर पूरी मैदान आता है। तो देखो ये ऊंचावच के आधार पर। फिर हम देखते हैं कि इसी के पूरी मैदान और जो अपने मरुस्थल है वो तो एक ही ऊंचा है नहीं, बराबर ही है। तो ये है ना जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। ये होगी जलवायु के आधार पर। देखो ये तीनों, मैं एक बार रिपीट, अरावली है सबसे ऊंची, फिर हाड़ौती पठार आता है, फिर अपना आता है पूरी मैदान और फिर आता है मरुस्थल। देखो मरुस्थल किसके आधार पर? क्या? क्लाइमेट के आधार, क्योंकि पूरी मैदान मरुस्थल तो दोनों बराबर ही है। ऐसे है नहीं कि मरुस्थल नीचे है पूरी मैदान ऊपर, दोनों बराबर है। ये अपना ऐसे इनका किसके आधार पर? ये ऊंचावच एंड जलवायु, आगे लिखा ऊंचावच एंड जलवायु के आधार पर इनको डिवाइड किया हुआ है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है ऊंचावच एवं जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी यहाँ पे मैदान, हाड़ौती को भी माल कहते हैं, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये आप इतना लिखो और वह ऐसे कैसे आपको चित्र बनाना है। सबसे ऊपर क्या है? अरावली, हाड़ौती, फिर अपना पूरी मैदान, फिर अपना ये आ गया मरुस्थल। ऐसे कैसे आपको लिखना है ताकि आपको याद रहे। फिर आप ऐसे लिखना ऊंचावच, पीछे डायग्राम बनाए ना, और ये जलवायु के आधार पर। अगर ऊंचावच के आधार पर होता है तो हमारे 3 प्रकार ही होता है, जलवायु नहीं होती तो जलवायु है तो साथ मिलकर कितने 4 टाइप में हो गया। इसका मैं मैप बना के बताता हूँ कैसे किया। देखो देखो ये अपना राजस्थान है, ये बीच में से अरावली है। नॉर्मली ऐसे ही समझ लेना आप।
देखो ये है, ये अपने बीच में से क्या है, अरावली है। अरावली है। और ये हो गया मरुस्थल हो गया। और ये अपना हो गया पूरी मैदान। और अपना ये यहाँ वाला क्षेत्र हो गया दक्षिणी पूरी पठार हो गया। ये चीज़ ऐसे कैसे मैप बनाना, ऐसे चित्र बनाना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो फिर हम देखते हैं एक एक, अब देखेंगे क्या कैसे हुआ है। देखो आप ये एक बार लिख लो, पूरी मैदान है, फिर हम इन थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्या है भौतिक प्रदेशों का। देखो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि मरुस्थल में कितनी जनसंख्या है, सब मरुस्थल है, पूरी मैदान है, हाड़ौती है, इन चारों का देखो कितना एरिया ले बैठा है अपना राजस्थान का, और कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितने अपने डिस्ट्रिक्ट हैं जो इन भौतिक प्रदेशों में आते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। फिर देखेंगे जलवायु कौन सी है, मृदा कौन सी है, वो चीज़ हम देखने वाले। तो आप अभी मतलब थोड़ी सी एक हेडिंग लगा सकते हो, सामान्य जानकारी किन की, सामान्य जानकारी भौतिक प्रदेशों की। तो आप देखो मैं डिवाइड करता हूँ, अभी आप देखो हेडिंग लगा के छोड़ दो। देखो ये आ गया अपना मरुस्थल यानी डेजर्ट, फिर अपना आ गया अरावली। आपको भी ऐसी कैसी एक टेबल बाद में बनानी है, आगे बनी हुई भी है। फिर अपना आ गया पूर्वी मैदान, फिर अपना आ गया हाड़ौती, प्रदेश। ये अपने चार आगे कौन से भौतिक प्रदेश आगे थे। फिर हमें इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, देखो सर इसमें हम देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल। क्या देखेंगे हम, इनका एरिया देखेंगे। देखो एरिया देखेंगे, एरिया देखते हैं। सबसे पहले अपना राजस्थान बनाते हैं। एरिया भी अभी कभी याद करना है, जस्ट घर पे बाद में फोन रखने के बाद में नहीं, जैसे ही वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आंखें बंद करके बैठ जाना। आपको रिकॉल करना है कि आपको याद है कि नहीं है। देखो कैसे याद होता है, अभी बताऊं कैसे याद होता है। देखो राजस्थान का मैप बनाया, ये नॉर्मली राजस्थान का मैप बना दिया, ज़्यादा तो कुछ। देखो ये बना दिया, देखो सही से नहीं बना, एक सेकंड थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा, बड़ा बना देता हूँ। देखो ये अपनी आ गई, नीचे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ये अपनी आ गई क्या, अरावली, अरावली आ गई। और अरावली के उस साइड में हमें पता है क्या है, मरुस्थल है। तो मरुस्थल भी हम अभी देखते हैं क्या है मरुस्थल। देखो ये आगे मरुस्थल याद ही हमें। देखो अरावली, अभी हम एरिया देखते हैं, ये मरुस्थल है। मरुस्थल कितना 61.11% लेके बैठा है। मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना 61.11% है कुल राजस्थान का, उसका 61.11% है जो अपना अकेला मरुस्थल लेके बैठा है। फिर आई अरावली की बारी। अरावली ने बोला कि मैं तो 9% में भी खुश हूँ, 9% में भी खुश हूँ। उसमें 9% में भी इसको अरावली को पूरा खनन माफियाओं ने पूरा बेचारी को तोड़ दिया। तो इसने उस टाइम इसको पता चल गया होगा कि मैं तो 9 ही काफ़ी हूँ। तो देखो फिर आता है पूरी मैदान। पूरी मैदान का कितना है, देखो ये हो गया पूरे दोनों पार्ट हो गए 70%। फिर अपना है पूरी मैदान। पूरी मैदान का मैं लेऊँगा 23%। आप दोनों
आप दोनों ने 70 ले लिया तो मैं लूँगा 30 नंबर पाऊँगा, 30 नंबर पाऊँगा। और देखो कितना ले लिया, दूसरे तीसरे पर आया, पर दूसरे नंबर पर इसका सबसे ज़्यादा है। अरावली को हो गया 61.11%, और सॉरी मरुस्थल को हो गया 61.11, अरावली को हो गया 9%। फिर अपना देखते हैं पूरी मैदान कितना 23%। फिर अपना आता है ये वाला क्षेत्र, ये वाला कौन सा है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती की कितनी लेके बैठी 6.89%। ये अपना पूरा क्या है, क्षेत्रफल हो गया। ऐसे क्रम में याद कर लेना, ये हो गए पूरे 70, पूरे फिर 23 याद कर लेना, फिर 6.89%, ऐसे मैप बना के याद कर लेना, याद हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, लिखते हैं भाई कितना मरुस्थल कितना ले बैठा है, मरुस्थल 61.11% क्षेत्रफल। फिर अरावली ने कहा मैं 9 लूँगी। फिर 30 नंबर पर आया पूरी मैदान ने कहा मैं 23%। फिर इनमें से पीछे कितना टोटल 100 में से कितने प्रतिशत है, ये 6.89%। हाड़ौती प्रदेश अपना कितना एरिया है 6.89%। सबसे ज़्यादा अब मोर देन मतलब 60% से भी ज़्यादा किसका है, 61% है, 61% 60। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जो 50% से भी अधिक अपना एरिया रखता है, कौन सा, मरुस्थल है, ये तो 60% से भी ऊपर ही है। फिर अरावली, फिर हम देखते हैं सबसे कम कौन सा, हाड़ौती प्रदेश है 6.89% है। फिर आता है पूरी मैदान 23%। फिर आता है अरावली 9%। ऐसे मैप के अकॉर्डिंग याद करना। फिर अपना आता है जनसंख्या। देखो यहाँ पे मरुस्थल ने ज़्यादा ले लिया और ये दो बहुत ही बड़े हो गए। फिर इन्होंने सोचा कि ये पूरी मैदान हाड़ौती को भी इन्होंने सोचा हमारे साथ यहाँ पे भी ना इंसाफी होगी, क्योंकि क्षेत्रफल भी कम दिया। तो फिर मरुस्थल ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने एरिया बड़ा ले लिया पर कोई बात नहीं, आप जनसंख्या में बराबरी रख लो। तो मरुस्थल में टोटल जनसंख्या के 40% निवास करती है और अरावली पे 10% निवास करती हैं। फिर आता है कि पूरी मैदान का, अच्छा आप 50-50 कर रहे हो दोनों के, आपने दोनों ने 50-50 रख ली, तो इसने कहा कि मैं भी रखूँगा 39%। 40 में से एक कम, एरिया कम हुआ तो क्या होता है 20% होने से क्या होता है, मैथ में जनसंख्या में मैथ में बहुत ही रखूँगी। फिर हाड़ौती प्रदेश ने कहा कि मैं रखूँगा 11%। देख लो पूरा हो गया। मरुस्थल 40% लेके बैठा है और अरावली 10% अपनी जनसंख्या पूरी की पूरी। अरावली पे कितनी जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या निवास करती 10% करती है। फिर आता है पूरी मैदान। देखो हम एक चीज़ हम देखते हैं, देखो यहाँ पे एरिया तो है 61% और जनसंख्या 40%, मतलब जनसंख्या घनत्व कम है बहुत। यहाँ से खुल के बैठे हैं, ये घर उधर बनावान, ये घर उधर बनावान, खुल के बैठे। इनके देखो एरिया तो 9 ही है, 10 जने बैठे हैं, एक जना किसी के डबल साथ में रह रहा है। फिर देखो पूरी मैदान में देखो 39% निवास करती है, एरिया 23 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे है ना कृषि, पता है भारत कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा मतलब पूरी मैदान में बहुत ही उपजाऊ मृदा है और इसलिए यहाँ पे जनसंख्या गद्दों भी ज़्यादा। देखो कितने जने 2-2, 3-3, 7 एक से साथ में रह रहे, जनसंख्या गद्दू बहुत कम है। फिर देख दो हाड़ौती में, देखो इसमें तो एरिया तो 6% के आसपास ले बैठा है पर 11% जनसंख्या पूरी निवास करती है। तो मरुस्थल वाले क्या खुले में घूमते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आते हैं, इनमें अभी देखेंगे कि क्षेत्रफल देख लिया, जनसंख्या देख, फिर देखते हैं कि अपना कितने डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट है मरुस्थल में 12 डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, मरुस्थल में कितने जिले आते हैं राजस्थान के, 12 जिले आते हैं। फिर अरावली में देखो 13 कैसे भाई, जो अरावली के पश्चिम पार्ट है ना उसको पूरे मरुस्थल में बोला जाता है। यहाँ पे एक सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, इसको इंक्लूड नहीं किया हो गया, किसमें, मरुस्थल में आता है, तो वो अरावली के पश्चिमी है पर उसको इंक्लूड नहीं किया हो गया। ये कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान रखना। मरुस्थल में 12 और अरावली में 13 कैसे है वो देखते। अरावली को जो टच करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको 13 माना है। फिर देखते हैं मेनली मुख्यतः तो 7 ही है। कैसे, अरावली है ना ऐसे निकलती है ना तो मेन ऐसे पूरी की पूरी बीच में लेके बैठती है। कैसे, जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट में से पूरी निकलती है, बाकी के तो कहीं के टच ही करती है। ऐसे कई भी जिले हैं, देखो सीकर है, सीकर
अरावली में भी आता है और सीकर किस में आता है, मरुस्थल में भी आता है। ऐसे जिले कहीं कहीं मतलब दो में भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो आप ऐसे ही आप ध्यान रख लें। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि अरावली में मुख्य कितने जिले हैं, तो अगर 7 ऑप्शन हो 7, अगर 13 ऑप्शन हो तो 13 में से कोई कर लेना है, भूलना नहीं, याद करना। फिर आगे 12 7, फिर आते हैं देखो पूरी मैदान है, पूरी मैदान में 10 जिले हैं, कितने 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये आप मैप देखना, आपको 10 गिन लेना। फिर अपने आते हैं हाड़ौती, हाड़ौती में कितने 7 डिस्ट्रिक्ट। ये हाड़ौती वाले में बता दी कौन कौन से 7 है। देख प्रदेश तो हाड़ौती है, पर हाड़ौती के देख 4 तो हाड़ौती वाले हो गए, कोटा 12 झालावाड़ बूंदी, और 3 हो गए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, देखो 7 हो गए, देखो 7 हो गए। 10 पूरी मैदान को आपको आसानी से याद हो जाएंगे आप देखोगे तो। और अरावली के 7 देख लेना, और 12 ये पूरी जो मरुस्थल में आते हैं। ये हाड़ौती के अभी कभी याद कर लेना। 4 तो हाड़ौती प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में 4 तो हाड़ौती कोटा बूंदी 12 झालावाड़ भी आते हैं। और फिर देखो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ भी इसमें हाड़ौती प्रदेश में आते हैं। भौगोलिक अपन विभाजन करते हैं, पढ़ते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, तो ये चीज है। फिर हम देख लें, देखो क्षेत्रफल देख लिया, जनसंख्या देख लिया, जिला देख लिया। फिर अपने आते हैं जलवायु देखते हैं। देखो जलवायु के अंदर हम मैप बनाएंगे बढ़िया। ये अपनी होगी अरावली, ये अपना मरुस्थल हो गया। मरुस्थल में 2 टाइप का है, शुष्क एवं एरिड एंड सेमी एरिड है, वो किसमें मरुस्थल में है। फिर देखो ये अरावली है, अरावली के 3 साइड इसमें डिवाइड है, तो 3 साइड ये पूरी पूरी आदर लेके बैठा है। तीनों साइड कौन से, अरावली की साइड में कौन से, अरावली भी खुद भी आदर है। देखो अरावली कौन से, अरावली उपादर हो गई, अरावली उपादर आपको समझना है, लिखना कुछ नहीं है। आदर, और तीनों आदर लेके बैठा है, उपादर, और बीच में आदर, थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो देख लेना, आप समझ लेना। बाकी बीच वाला जो पूरी मैदान है वो आदर हो गया। और फिर यहाँ पे हाड़ौती पे ज्यादा बारिश होती है, हाड़ौती प्रदेश में, तो अति आदर। देखो एक बार वापस बता, देखो मरुस्थल है ना, मरुस्थल 2 पार्ट में डिवाइड है। कैसे, 25 सेंटीमीटर रेखा है ना वर्षा की, उसके आधार पर डिवाइड किया गया। तो 25 सेंटीमीटर से जो 0 से 25 सेंटीमीटर शुष्क और एरिड, और 25 से 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर में आने वाली जहाँ वर्षा होती है उसे बोलते हैं अर्धशुष्क, सेमी एरिड बोलते हैं। और देखो अरावली किस में आती है, उपादर में आती है। और अरावली के इधर अरावली आदर आदर आदर, 3 आदर, तो अरावली के ऊपर उपादर, और पूरी मैदान है आदर, और अपने हाड़ौती प्रदेश अति आदर हो गया। अभी देखते हैं, इनको भी लिखते हैं। देखो मरुस्थल, मरुस्थल हम दे देगा कि 2 बनते हैं, शुष्क एवं अर्धशुष्क। फिर आता है अपने अरावली, अरावली उपादर, ऐसे डैश करके भी लिख सकते हैं, और नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, उपादर दीर्घ संधि, हिंदी पढ़ी होगी तो आपको आता होगा। देखो आदर उपादर ये दोनों एक ही हो, कंफ्यूज नहीं होना। आदर उपादर हो गई। और फिर पूरी मैदान, पूरी मैदान में अपने कैसा है, हमने देखा कि यहाँ पे आदर जलवायु है। फिर हमें पता है कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पे, हाड़ौती प्रदेश में, तो यहाँ पे अति आदर। ये सारणी ऐसे बना के आपको भी याद करनी है, बिना देख देख बनानी है आपको। एक तो हाथों हाथ ही क्लास पूरी हुई, हाथों हाथ ही बनानी है। फिर हम देखते हैं मिट्टी के आधार पर मृदा कैसी है।
देख मिट्टी में बताऊँ, मरुस्थल में कैसी मिट्टी होगी? मरुस्थल में है ना बलुआ चट्टान पाई जाती है, बलुआ चट्टान जो थोड़े समय बाद अपर्दन होगी तो उसकी बलुआ मिट्टी होगी एक, और एक तो रेतीली होती है। मिट्टियों का भी एक हम अलग से क्लास लेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि मिट्टी का ना जो आकार के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो अभी आप नॉर्मली याद कर लो, बाकी चीज़ हम एक विस्तार से क्लास लेंगे, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कितनी मतलब छोटी छोटी दोमट मिट्टी, जलाढ़ मृदा कहाँ होती है वो चीज़ भी देंगे। तो अभी मैं बलुआ मृदा का कैसे निर्माण हुआ, जो बलुआ पत्थर था उसके अपर्दन से उसका बलुआ, तो इसलिए यहाँ पे एक तो पाई जाती बलुआ मृदा, बलुआ को एक बलुआ रेतीली, इसका मतलब मृदा के कणों के आधार पर उसको डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है। उस ये नॉर्मल याद करने ला, बाकी आप हम देखेंगे एक क्लास लेंगे स्पेशली पूरी मृदा की लेंगे, तो उसमें देख लेंगे अच्छे से याद कर लेंगे उसी टाइम बलुआ कौन सी है, अभी आप याद कर लो। फिर अरावली पता है हमें कि पर्वत है, पर्वत पे तो कौन सी मृदा होगी? पर्वत पे पर्वतीय मृदा, ये होगी पर्वतीय। फिर हम एक चीज़ देखते हैं कि पर्वतीय मृदा कैसी होती है। पर्वतीय मृदा देखो हम मतलब छोटे छोटे ऐसे कंकड़ होते हैं पूरे, ऐसे जैसे अरावली पे जाके देखेंगे ऐसे स्लोप पे छोटे से ऐसे छोटे छोटे कंकड़ होंगे जो हम देखेंगे। वहाँ पे खेती तो हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर्वतीय मृदा, छोटे छोटे कंकड़ जो पर्वत के अपर्दन से जिसका निर्माण हुआ, जो पर्वतीय मृदा हो गई, और जिसमें कृषि तो हम नहीं कर सकते, पर वहाँ पे ना पेड़ पौधे विकसित होते रहते हैं, वनस्पति विकसित हो सकती है। हम देखते हैं कि कृषि तो कोई करता नहीं है, फिर भी हमें अरावली हरी भरी दिखती है क्योंकि वहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पे पर्वतीय, ये तो याद हो जाएगी कि अरावली पर्वत है, पर्वत पे पर्वतीय मृदा होगी। फिर देखो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं वन्य मृदा भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे वनस्पति तो विकसित हो ही सकती है और खेती हम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इतनी मृदा नहीं है जो हम खेती के लायक है। फिर अपना पूरी मैदान में कौन सी मृदा होती है? पूरी मैदान हमें पता है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है तो जलोढ़ मृदा। हमें पता है कि पूरी मैदान का निर्माण कहाँ कैसे हुआ है? पूरी मैदान को जो नदियाँ के जो नदियाँ हैं, नदियों के पूरे के अवसाद है, उसके जमने के कारण पूरी मैदान का निर्माण हुआ है। जैसे जैसे ये नदियाँ निकली, यहाँ पूरी ये ऐसे ऐसे नदियाँ निकली, यहाँ पूरी जो खादर बागर, जो कि हमने देखा था कि अरावली के पूर्व में बागड़ खादर का निर्माण हुआ था। ये पूरी कोई नदियों के जमाव के अवसाद जमा है, उसके कारण निर्माण हुआ। तो देखो ये जलोढ़ मृदा को हम दोमट मृदा, जलोढ़ मृदा, ये कैसे हुई? दोमट है ना, मतलब ऐसा है कि दो अलग अलग टाइप की मृदा है जो मिलके पूरी बनी है, वो है दोमट मृदा। वो भी हम पढ़ेंगे क्योंकि जलोढ़ मृदा कितनी है mm पे वो आती है, बजरी की साइज की, उसके छोटे को क्या छोटी कोई बड़े होते हैं, जैसे अरावली है, यहाँ से कोई ये मान लो कोई पर्वत है, पर्वत से यहाँ से नदी निकलेगी तो यहाँ से बड़े कंकर लेके आएगी, इसको हम क्या बोलते हैं। फिर यहाँ पे आते थे छोटे होते थे, फिर यहाँ पे छोटे ये चीज़ हम देखेंगे। तो अभी आप याद कर लो खादर क्या है, बागर क्या है, वो भी चीज़ हम देखेंगे आगे। फिर देखो हाड़ौती में देखो काली मृदा क्यों है? देखो हाड़ौती का निर्माण किससे हुआ था? हाड़ौती पठार का निर्माण किस बेसाल्ट लावा से हुआ था, जिसे ज्वालामुखी मृदा भी कहते हैं क्योंकि ज्वालामुखी के उद्गार से यहाँ पे मृदा का निर्माण काली मृदा है। और काली मृदा ये भी है कि यहाँ पे मतलब आयरन की मात्रा, Fe की मात्रा ज़्यादा है, कोई केमिकल मतलब उनकी वजह से ये हुआ है काली मृदा। और काली मृदा को यहाँ पे स्थानीय भाषा में रेगूर भी बोलते हैं। रेगुर मृदा, और इसे कॉटन मृदा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती है ना, वो बहुत ज़्यादा की जाती है। अब रेगुर देखो, अब स्थानीय भाषा में किसी के ना दो नाम होते हैं, किसी को तो मतलब घर पे क्या बोलते हैं, काड़ू बोलते हैं, और किसी स्कूल में बहुत शानदार नाम है, बड़े नाम होते हैं, सत्येंद्र, दिग्पालन, ऐसे बड़े नाम होते हैं। और घर को बोलते हैं तो उसकी मम्मी उसके बर्थडे ऐसे बुलाते हैं, बड़े पापा बुलाते हैं, एक कालिया इधर आ, तो ऐसे मतलब जैसे है वैसे ही मतलब स्थानीय नाम नौकल नाम हो गया एक, और एक स्कूल में नाम हो गया वैसे ये रेगुर क्या है? रेगुर एक नौकल नाम है, वहाँ का स्थानीय भाषा में नाम है नौकल। हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली या रेगुर मृदा, कॉटन मृदा भी कहा जाता है। ज्वालामुखी भी क्योंकि यहाँ पे बेसाल्ट लावा है, उसके अपर्दन से बेसाल्ट लावा के अपर्दन से यहाँ पे काली मृदा का निर्माण, यहाँ पे कपास की खेती बहुत की जाती है। देख लो आप आराम से,
इतनी चीज हमारी थी। फिर चलते हैं हम आगे आपके लिखने के लिए, ये समझन। ये देखो ये पूरी पूरी कहानी बनी, ऐसे ऐसे बना देनी है आपको भी। यहाँ पे 39 है। ये आप लिख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, बाकी तो सब सही है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है ना, आप जरूर से याद कर लेना, बहुत जरूरी। ये कहानी है आपको पूरी पूरी आपको आनी चाहिए, जैसे मैंने लिखी भी ना देख देख वैसे वैसे आपको भी लिखनी है। कितनी बार? 10 बार लिखोगे तभी याद होगी, नहीं तो नहीं होने वाली है। फिर हम देखते हैं मरुस्थल। फिर हम अभी मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। देखो मरुस्थल, अभी हम क्या हमने पीछे देखा था, मरुस्थल 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो मरुस्थल के आधार पर हम देखेंगे। ये वो मरुस्थल डेजर्ट, देखो डेजर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। समझो आप, लिखना नहीं है। देखो एक है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। एक शुष्क मरुस्थल कैसे है, यहाँ पे है ना 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, इसके आधार पर डिवाइड किया है। और यहाँ पे क्या है, अर्धशुष्क में 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, इसलिए इसको अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश, सेमी, इसको एरिड और सेमी एरिड मरुस्थल डेजर्ट है। किसके आधार पर? 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है उसके आधार पर बांटा गया है। देखो, और इसको हम बोलते हैं राठी प्रदेश भी बोलते हैं। क्या? राठी प्रदेश सेकंड नाम, और इसका वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश हो गया। तो अभी हम देखेंगे शुष्क मरुस्थल के बारे में डिटेल से देखेंगे, और कैसे देखें डिटेल, ये चीज़ इतनी तो समझ में आ गई होगी और पीछे वाली भी आ गई होगी। देखो अब हम पढ़ेंगे शुष्क के बारे में, बाद में देखें अर्धशुष्क के मरुस्थल के बारे में। अभी देखते हैं शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल में देखो इसको है ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में क्यों डिवाइड करते हैं? कहीं तो शुष्क मरुस्थल में ना बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बालू के स्तूप के आधार पर, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त, जहाँ पे नहीं पाए जाते बालू के स्तूप। देखो बालू का स्तूप युक्त है और ये मुक्त है। ये युक्त है, ये मुक्त है। ये युक्त कितना है? 58, ये 50 युक्त है 58.5%। राजस्थान में सूक्ष्म मरुस्थल में ना बालू का स्तूप है कितने? 58.5%। और नहीं कितने हैं?
41.5% क्या है? 41.5% बालू का स्तूप मुक्त है, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है। कैसे, क्यों नहीं है बालू का स्तूप? ऐसा क्या है जो सूक्ष्म मरुस्थल में बालू का स्तूप, वहाँ पे क्या पाई जाती है? वहाँ पे पाई जाती है चट्टान। क्या पाई जाती है? चट्टान पाई जाती है। बालू के स्तूप होते क्या है, मैं पहले ये आप बताऊँ, स्तूप होते क्या है, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ बाद में। देखो क्या होती है कि मर्दा मतलब वायु चलती है, हवा पवने चलती है तो अपने साथ क्या लेके आ जाती है? पवने अपने साथ, हम देखते हैं कि धूल के कण उड़ते हैं, तो जैसे जैसे ये विंड्स चलती है, हवा चलती है, पवने चलती है अपने साथ क्या लेके जाती है? मिट्टी, मर्दा लेके जाती है। मर्दा हमें देखते हैं कि मार्च से लगाकर जून जुलाई के बीच में कितनी मतलब राजस्थान के पश्चिम में वो चलती हैं कि विंड्स बहुत ज़्यादा स्पीड से हवा चलती है तो साथ में अपने साथ मिट्टी ले जाती है। फिर वो आगे जाते क्या बनाती है? स्तूप बनाती है। जहाँ वो मर्दा जम जाती है तो वहाँ पे एक स्तूप का आकृति, इस तरह आकृति का निर्माण होता है। मर्दा जब विंड के साथ चलती है तो वहाँ पे अवसाद लेके चलती है, तो वहाँ पे क्या विंड्स किसका निर्माण होता है? एक अपने बालू के स्तूप का निर्माण होता है। ऐसे ऐसे बनते हैं, कैसे कैसे ऐसे ऐसे बनते हैं, कहीं कहीं और कहीं कहीं ऐसे ऐसे भी बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? जब इधर हवा चलती है तो उस साइड में चलती है तो उस साइड में जाके एक अलग ही इस तरह आकृति का निर्माण करती है, वही है बालू का स्तूप। नॉर्मली ये शब्द ऐसे दिए हुए हैं, बाकी इसलिए मैंने पहले डेफिनेशन बताई नहीं। अब वह समझ में आ गया बालू का स्तूप क्या है। बालू का स्तूप क्या है? जब हवा चलती है, हवा के साथ में क्या ये चलती है, मिट्टी लेके चलती है, वहाँ पे इस तरह आकृति, फिर वो किसी कारण से या तो कोई अवरोध हो जाते हैं तो वहाँ पे वो मर्दा जम जाती है, तो वहाँ पे एक अलग ही इस तरह आकृति का निर्माण है, या किसी कारण से जो पवन है वो कमज़ोर पड़ जाती है, वहाँ पे एक इस तरह आकृति का निर्माण करती है, तो वहाँ पे एक बालू के स्तूप का निर्माण करती है। बालू के स्तूप कितने हैं? 58.5% है। और बालू के मुक्त कितने हैं? जहाँ पे 41.5%। ये कैसे मुक्त हैं? देखो यहाँ पे पाई जाती है चट्टान पाई जाती है। चट्टान तो रेगिस्तान में भी पा सकती है, जरूर थोड़ी है पूरा वहाँ पे रेत ही रेत हो, धूल ही धूल हो, वहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो वहाँ यहाँ पे क्या पाई जाती है? चट्टान पाई जाती है। तो चट्टान में क्या पाई जाती है? पथरीले मरुस्थल को हम बोलते हैं हमादा। पथरीले मरुस्थल को क्या बोलते हैं हम? हमादा बोलते हैं। इसलिए ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर एंड जोधपुर में। यहाँ पे इतनी सी पार्ट है 41 पॉइंट, वहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पथरीले मरुस्थल पाए जाते हैं। वहाँ पे तब क्या ही, जहाँ पे पत्थर है वहाँ पर तब क्या ही बालू का स्तूप का निर्माण होगा, क्योंकि बालू मतलब रेत, एंड वहाँ पे स्तूप नहीं बनते हैं। और बालू का स्तूप युक्त है, वो हम कल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना नॉर्मल देख लिया, अभी आप थोड़ा सा जो है मैं आपको बता दूँ और देख लूँ। ये चीज़ है, ये मैंने आप बताई नहीं, मरुस्थल भौतिक प्रदेश, ये मैं आपको कल बता दूंगा पूरे। ये मरुस्थल के दो पार्ट है, शुष्क मरुस्थल एंड अर्ध मरुस्थल। किसके आधार पर बांटे गए? मरुस्थल डेजर्ट 0 से 25 सेंटीमीटर और 25 से 50 सेंटीमीटर के आधार पर। बाकी आपको नॉर्मली लिखने थे, पूरी चीज़ें समझने वाली थी। ये आपको कल पूरी सारणी याद कर लेना, और कल हम देखेंगे जो राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त है ना, वो उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और आप अच्छे से रिवाइज करना, पूरे जो पीछे पढ़ाई हुआ वो भी रिवाइज करना, 3-4 दिन का टोटल रिवाइज करना, तब भी आपको याद होगा। राजस्थान की जियोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंस है वो तो आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको पता ही होगी। मिलते हैं नई क्लास के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद।